एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे RBSc 9th क्लास ज्योग्राफी। देखिए, इससे पहले ज्योग्राफी के हमने 4 पार्टों में इसको डिवाइड करके इसका वीडियो आपके सामने पेश किया था। बच्चों की अभिलाषा थी कि हमें एक ही वीडियो मिल जाए तो बेटर रहे। देखिए, ऑल चैप्टर और वन वीडियो कि प्रत्येक चैप्टर को अलग अलग ना दर्शाकर एक ही वीडियो में दर्शाया जा रहा है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर जाएं, आपको निश्चित रूप से आने वाली आगामी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट है भारत का भौतिक स्वरूप। चैप्टर फर्स्ट है ये। इसके संबंध में जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको लाभकारी होंगे। आगे देखना। प्रश्न नंबर 1, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? जो नाथुला दर्रा है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो साथियों, ये नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। देखिए, जो नाथुला दर्रा है इसके संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो भी आप एक बार थोड़ा जान लीजिए। ये भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग है। इसे रेशम मार्ग, देखिए अच्छा प्रश्न हो सकता है, इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है। तीस्ता नदी का निर्माण इसी दर्रे से हुआ है और तीस्ता नदी को सिक्किम का शोक कहा जाता है। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, 1962 में इसे प्रारंभ किया गया था। 1962 में, सॉरी 62 में इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि जब भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय इसे बंद कर दिया गया था और 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया था व्यापार के लिए। तो कई बार आता है फैक्ट कि कब इसे बंद किया गया था और कब इसे खोला गया था, ये भी आपको थोड़ा फैक्ट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? अरावली का, कैलाश का, यानी पामीर की गांठ और आर्मेनियन की गांठ। देखिए, जो दो गांठें हुई हैं, पामीर की गांठ और आर्मेनिया की गांठ, तो इनमें से जो पामीर का गांठ है वो इसका एक भाग माना गया है। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश भाग है भारत का सबसे घना बसा भौतिक भाग है मध्यवर्ती विशाल मैदान। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, 2004 में, कब? 2004 में एक सुनामी आई थी। क्या आई थी? सुनामी आई थी। सुनामी के संबंध में हमने यूट्यूब पर एक वीडियो डाल रखा है, इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है, उसे आप देखना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। जो इंदिरा पॉइंट था वो 2004 में, यानी 26 दिसंबर और 2004 को सुनामी आई थी। जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, उसमें प्लेटों के खिसकने से ये आया था और ये सबसे बड़ी त्रासदी थी। इसमें लगभग 2,30,000 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। और ये इस समय 2006 में जो ये निकोबार जो पॉइंट था, ये दक्षिणतम बिंदु, ये प्लावित हो गया था। इसके बाद ये 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित था, लेकिन बाद में जो भारत का जो स्थल है वो कन्याकुमारी से स्टार्ट किया गया है और वो 8 डिग्री और 4 मिनट से जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी हिमालय के मध्य, नीलगिरी व हिमालय के मध्य, नीलगिरी व शब्द इसके बीच में, नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है तो गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो जो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है? तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट से, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से और 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप ये भी ध्यान रखना, इसके बीच में अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितने डिग्री है। तो आप देखेंगे 23 डिग्री, मैं इसे दोबारा से लिख देता हूँ, देखिए एक बार अच्छे समझ लीजिए। तो 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री और 30 मिनट। आप लोग देख रहे हैं, अगर इसे घटाएंगे हम तो इसका कितना बचता है वो आपको थोड़ा समझना है। तो देखिए, ये 12 हैं, 12 में अगर हम 1 घंटा जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएंगे, 72 में से 30 जाएंगे तो कितने बच रहे हैं आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 72 में से 30 गए तो 40, 42 के समथिंग, और इधर ये बच जाएंगे 10 में से 3 गए तो 7, तो इधर तो 7 डिग्री और कुछ 4 मिनट के समथिंग जो भी है, या 47 के समथिंग जो बचता है वो इसमें बचता रहेगा। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है, इफेक्ट भी ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान की देशांतरी जो विस्तार है राजस्थान का वो कितना है? तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूरब से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखिए एक बार इधर देख लीजिए, 69 डिग्री और 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट, ये इसका क्या है? देशांतरी विस्तार है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसे भी हम घटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। 78 में से फिर 69 घटाएंगे तो घटा कर देख लेना कितना बचता है। 9 पॉइंट कुछ बचेगा तो वो देख लेना आप। कई बार ये भी पूछ जाता है, सही सुमेलित है। पर्वतीय भाग जो है 10.05, पहाड़ी प्रदेश 18.6% और पठारी भाग 27.7% और मैदानी प्रदेश 43%। तो इनका उत्तर सभी सही है। जो इनका कैलकुलेशन किया गया है वो अति सुंदर है और ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वृहत हिमालय की चोटी नहीं है? गौरीशंकर, कंचनजंगा, नंदा देवी और पीर पांचाल। जो पीर पांचाल है वो वृहत हिमालय का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय, तो एक महिला है बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कितनी ऊंची है? ये देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो भारत में नहीं आती, नेपाल में आती है। तो और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 85। देखिए 85, 98 कई बार इसको दिया गया है बड़ी बड़ी गाइडों में, तो ध्यान रखें। आरबीएससी किताब में से 85 यानी 8585 दिखाया गया है। अगर ये ऑप्शन मिलेगा आपको तो 100% आपका यही ऑप्शन होगा। और जो 8611 है ये है K2 की, गॉडविन ऑस्टिन की, और 8848 है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय में निम्न ढालों पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरी, मिसिमी, ओबोर, डाफला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? देखिए आपको पता होगा मिसिमी जो पहाड़ी हैं वो अरुणाचल प्रदेश में, एक से आपको पता लग गया होगा। गिरी ये सब क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी विशाल मैदान की लंबाई कितनी है? भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है उसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। देखिए जो इधर से ये क्या है, जो हमारा हिमालय पर्वतमाला है इसके नीचे जो गहरा गर्त बना हुआ था, जो प्लेटों को खिसकने से तो धीरे धीरे ये वाला क्षेत्र जो है इसके सहारे पट गया है निक्षेपों से, तो ये इसने एक मैदान का रूप ले लिया है। तो ये 2400 किलोमीटर के समथिंग ये उत्तर पूर्व का जो पर्वतीय श्रेणी है, जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है वो है इसके नीचे ठीक 2400 किलोमीटर क्या है ये दिया गया है मैदानी प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिकी पर्वतीय पदीय क्षेत्र सतलज नदी से तीस्ता नदी तक कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में भाबर प्रदेश फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है 8 से 16 किलोमीटर। अगर 8 से 10 भी दिया होता ना, अगर ये 16 वाला ऑप्शन नहीं होता तो ये भी इसमें कई बार ठीक मान लिया जाता। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है? जो थार के मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर। कितनी है? 640 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? शांवर, जैसमंद, लूनकरसर, डीडवाना और पचपदरा। आपको पता होगा जो जैसमंद झील है, जैसमंद ये झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, यानी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कहें तो अन्नाईमुडी है। इसके बाद में जो डोडो बेटा है ये भी आपने देखा होगा। डोडो बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वतमाला की, नीलगिरी जो नीलगिरी पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई है 2637। मैं 2637 लिख देता हूँ एक बार। और जो अन्नाईमुडी है इसकी है 2695 इस तरह से है। और इस इधर एक और है महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये है 1501 मीटर। तो इनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से जानकारी होनी जरूरी है। पश्चिमी तटीय समुद्री मैदान की लंबाई कितनी है? पश्चिमी तटीय समुद्र मैदान की लंबाई कितनी है? देखिए जो ये वाला क्षेत्र है, जो तटीय प्रदेश है, ये जो श्रृंखला है, जो पश्चिमी घाट है, ये 1600 किलोमीटर है। तो इसके सारे कितने किलोमीटर का मैदान बनेगा? फिर वही 1600 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है। देखिए जो बंदरगाह इस तरह से हैं, जो ये हमारे तट हैं, ये पूरब का तट है, पूर्व, ये पश्चिम का तट है,
अब इसमें देखिए जो पारादीप है ये यहाँ पर आता है उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में आता है और विशाखापट्टनम इसके बीच में आता है इसमें। तो कुल मिलाकर ये नीचे वाले 3 बंदरगाह हैं, ये आपको इधर मिल गए पूर्वी घाट पर। तो क्या रहा है, पूर्वी समुद्री तट पर इस बंदरगाह नहीं है, तो नहीं है तो मंगलौर नहीं है, क्योंकि मंगलौर इधर आता है गोवा के नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी पूर्वी समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है, ये भी हमने देखा है, तो ये मंगलौर उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत का नहीं है? तो भारत का द्वीप नहीं है वो पामन द्वीप, हेयर द्वीप, पारिकू द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप और मालदीव। मालदीव नहीं है, ये मालदीव अलग है, एक देश है मालदीव। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? देखिए पूर्व से पश्चिम लंबाई ज़्यादा है, क्योंकि पश्चिम इसका विस्तार अधिक है, तो इसके 2 ही फैक्ट हैं, 826 और 869। तो इसमें जो बड़ा डिजिट है वो 869, तो ये इसका हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 826। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? भारत के 10.4% है वैसे ये, और यह है 32, देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अर्धशुष्क प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? जो राजस्थान के अर्धशुष्क प्रदेश हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। वो आप थोड़ा देख लेना कौन कौन से 8 भाग हैं। तो 8 भागों में मैंने समझाया भी है, तो एक बार थोड़ा समझ लीजिए इसे, कौन से 8 भाग हैं। इसमें दे रखा है लूनी बेसिन, क्या है लूनी बेसिन। अच्छा, ये कह रहा है इसमें कि अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में, ये अर्धशुष्क की बात कर रहा है, तो ये 4 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 भागों में बांटा गया है, 6, ये 8 नहीं है। तो इसमें लूनी का बेसिन हो जाएगा, किसका? लूनी बेसिन, लूनी बेसिन एक, शेखावाटी एक हो जाएगा, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान, ये इसके हो जाएंगे 4th भाग। तो ये 4 भाग हैं, क्षमा चाहेंगे आप अच्छे से देख लेना इसको। राजस्थान के अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया, लूनी का बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। अब 25 में क्वेश्चन है, वो देख लीजिए एक बार। आडावाला पहाड़ किसे कहते हैं? जो अरावली पर्वतमाला उसका स्थानीय नाम राजस्थान में आडावाला है। अगला क्वेश्चन देखना, गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा है? तो वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, और पता जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का एक मंदिर है 5 मंजिल 5 मीटर। अगर इसे समाहित कर लिया जाए तो 1727 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। कई बार इस तरह का प्रश्न देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी बेसिन कितने भागों में बांटा गया है? जो बनास नदी का जो बेसिन है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। तो इसका पहला ही उत्तर हो जाएगा। तो एक बांटा गया है मालपुरा, मालपुरा करौली, और दूसरा है मेवाड़ बेसिन, मेवाड़ बेसिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात कर रहे थे अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था, लूनी का बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। और बनास नदी, बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया, मालपुरा और करौली और मेवाड़ का मैदानी प्रदेश। अगला क्वेश्चन, उपरमाल पठारी भाग किन के बीच है? जो उपरमाल जो पठारी भाग है वो किस किस के बीच में है? तो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, बिजोलिया से मांडलगढ़, मांडलगढ़ से भैंसरोडगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। आपको ये प्रश्न भी बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि गोगुंदा से और कुंभलगढ़ के बीच की जो पठार है उसे भोराट का पठार बोलते हैं, लिख लेना कहीं से। पिछली बार 2018 में रिटर्न पूछा गया था एक क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो काली सिंह, पार्वती, सोम और बनास। तो आपको साफ दिख रहा है जो बनास जो सोम नदी है ये इसकी सहायक नहीं है, ये सोम, माही, जाखम ये अरब सागर की नदियां हैं। आगे देखिए, सिक्किम की जीवन रेखा, तो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडो बेटा, और ये 2637 मीटर ऊंची है। जबकि अन्नाईबुड़ी है वो 2695 मीटर ऊंची है। ये जो दक्षिणी भारत की प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर है 1722 है, और जो महेंद्रगिरी है ये 1501 मीटर ऊंची है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना फैक्ट, मैं पहले भी समझा चुका हूँ इनको। अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती पठार किसके भाग हैं?
तो अंगारा लैंड के, गोंडवाना लैंड के, तैतीस महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, देखिए एक तो होता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और एक होता है गोंडवाना लैंड। जो हमारे देश में जितने भी उठे हुए भूभाग हैं वो सब की सब गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ना कि अंगारा लैंड के। और जितने भी निचले मैदान हैं, नदियाँ, तलहटियाँ उनकी, वो सब 33 महासागर के अवशेष हैं। तो आपके दो ही उत्तर हो सकते हैं, इसमें यही उत्तर होगा आपका गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन आएगा तो आपको समझा दिया जाएगा। देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की और समुद्री सीमा क्रम से कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 कितनी है? 15,200। और जो इसकी दे रखी है 7516, यानी 6100 किलोमीटर तो तटीय सीमा है, और बाकी जो 7516 में जो जोड़ करके 1416 के समथिंग जो है ये उसकी है तटीय प्रदेशों की, तटीय द्वीप समूह की। अगला क्वेश्चन, बृहद हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? तो बृहद हिमालय में कौन सा नहीं है? शिवकिला है, मानाला है, जोजिला, नीतिला और बनिहाल दर्रा है। तो 34 में हो जाएगा बनिहाल दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है वो महान हिमालय का भाग नहीं है। बनिहाल दर्रे के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा जान लीजिए कि जो बनिहाल दर्रा, इसके संबंध में और भी क्या कोई चीज़ हो सकती है। तो बनिहाल दर्रा, देखिए जो बनिहाल दर्रा है, इससे सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग इसी से गुजरती है, और श्यामा सुरंग यहीं पे है। बनिहाल को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। जो बनिहाल है इसे श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। कौन से का? श्रीनगर का प्रवेश द्वार बनिहाल दर्रे को कहा जाता है। और NH44 जो भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, यहीं से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार और देहरादून किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? देखिए ये उप हिमालय, इसे हम शिवालिक हिमालय कह सकते हैं। शिवालिक हिमालय इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारा पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। अब पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में है भारत की नदियाँ व झीलें, चैप्टर 2। अगला क्वेश्चन, सतलुज नदी का उद्गम स्थान होता है राक्षस ताल से, सतलज ताल से, करताल से, रामताल से। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनाया गया है। तो ये राक्षस ताल से निकलती है, हिमालय की पार से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की नदियों को कितने अपवाह क्रमों में बांटा गया है? जो भारत की नदियां हैं उनके अपवाह क्रम कितने हैं? तो ये बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग किस तरह से हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। 4 भाग हैं जिसे आप लोग देख रहे हैं, इसका अपवाह क्रम है। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, बंगाल की खाड़ी का क्रम, और ये देख लीजिए थोड़ा सा आप देखिए इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। भारत की नदियों को कितने अपवाह क्रमों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। जो 3 में 3 है ये हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा? देखिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और आंतरिक प्रवाह। कौन सा? आंतरिक प्रवाह। ये 3 प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार का। देख लेना प्रश्न को, अच्छे से पढ़ लेना। निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सतलुज, व्यास, चिनाब, झीलम, रावी और नुब्रा, और लोहित और मानस। देखिए लोहित और मानस जो हैं ये इसकी सहायक नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की हैं। किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सिंधु, चिनाब, सतलुज और इन गंगा नदी। तो ये किस पर बना हुआ है? ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगला है श्रीनगर किस नदी पर बसा हुआ है? तो वो है झीलम नदी पर। कौन सी नदी पर? झीलम। अगला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा व भागीरथी नदियाँ कहाँ पर आकर के मिलती हैं? जो अलकनंदा और भागीरथी हैं वो देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं, और इस तरह से मिलती हैं। मिलने के बाद में जहाँ ये आगे बढ़ती है, बहती है फिर नदी, ये नदी फिर गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नहीं है। चंबल है, बेतवा है, केन है और घाघरा है। तो इसमें से तीनों हैं ऊपर की, लेकिन जो घाघरा नदी है वो सेपरेट गंगा की सहायक नदी है, ना कि चंबल, ना कि यमुना की। अगला क्वेश्चन, यमुना कहाँ पर गंगा में आकर मिलती है? तो ये मिलती है प्रयाग में। देखिए एक शब्द देखा था हमने, देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है ये तो पड़ता है उत्तराखंड में, और एक प्रयाग है, जो प्रयाग है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखें इस बात को।
अगला क्वेश्चन, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, महानदी, यमुना और तीस्ता। देखिए साथियों, जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम की नदी है, यहाँ से गंगा का वो कोई लेना देना नहीं है, जो तीस्ता नदी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। महानदी गंगा की सहायक नदी है, तो महानदी उड़ीसा की नदी है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ, ये इसके लिए उत्तर हो सकता था। अगला क्वेश्चन, किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिव्यांग लोहित, भारेल सुवर्णगिरी, मानसधनी, हुगली और दामोदर। तो ये हुगली और दामोदर है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की। किसकी जाएंगी? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अगला क्वेश्चन देखना, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो दक्षिण भारत की गंगा है वो कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी का जल कर्नाटक तमिलनाडु के बीच विवाद का पॉइंट बना हुआ है? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कावेरी नदी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलेश्वरम के पास पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? जो कृष्णा नदी है वो निकलती है महाबलेश्वरम के निकट पश्चिमी घाट से। अगला क्वेश्चन 17वां, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ महानदी पर, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला, किस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? तो नर्मदा नदी। देखिए, इसके साथ तीन नदियां और हैं जिनका अमरकंटक के आसपास से ही उद्गम होता है, तो वो नदी हैं सोन, ताप्ती और एक हो जाएगा नर्मदा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक लिखते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए, एक शब्द है सौतन, यानी सोन, ताप्ती और नर्मदा, ये तीन नदियां जो अमरकंटक के आसपास से निकलती हैं पर्वतमालाओं से। कपिलधारा प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जो कपिलधारा प्रपात है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी पर एक और प्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, 18 मीटर ऊंचा है वो। और देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? जो अरब सागर में नहीं गिरती है, ताप्ती, नर्मदा, माही, लूनी, साबरमती, चंबल और केन। जो नहीं गिरती हैं वो आपको बताना है कि अरब सागर में नहीं गिरती हैं माही और लूनी। आप लोगों को पता लग गया होगा, माही और जो लूनी नदी है। 21वां क्वेश्चन है, या देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती हैं? तो अरब सागर में नहीं गिरती हैं, ताप्ती और नर्मदा गिरती है, माही और लूनी गिरती है, साबरमती गिरती है, लेकिन चंबल जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है, चंबल और केन नदियाँ। तो इसका फोर्थ उत्तर हो जाएगा साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन, वूलर झील कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, कश्मीर और असम। तो ये कश्मीर में है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, प्राकृतिक झील। और देखिए, लोनार झील किस राज्य में है? जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 24, सही सम्मिलित नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील केरल और डीडवाना झील राजस्थान। जो पुलिकट झील है वो केरल में नहीं है, तो फिर केरल में नहीं है तो कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। काफ़ी अंतर है, देखिए इधर, यहाँ केरल है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, तो काफ़ी बड़ा अंतर है, घाटों का ही अंतर है, पूर्वी घाट पश्चिम घाट का ही। 1893 ईस्वी में अलकनंदा के मार्ग में पहाड़ी ढाल से सैलों का खिसकने से किस झील का निर्माण हुआ है? वो है गोहाना झील। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, गोहाना झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो लूनी, बाणगंगा, चंबल और कांतली। देखिए इसका उत्तर होगा चंबल। एक और नदी है माही नदी, वो भी एक वर्ष वाहिनी नदी है और बाकी सब वर्षा वाहिनी है। अगला क्वेश्चन,
लूनी नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, नाग पहाड़। देखिए नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ये आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन, बेनेश्वर का मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो सोम, माही और जाखम, तो सभी उत्तर हो जाएगा। बेनेश्वर धाम का जो मेला है ये नवाटपुरा डूंगरपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध किस जिले में है? जो माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 29वां उत्तर हो जाएगा 3। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 30, चंबल नदी कहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती है? तो ये 84गढ़ में प्रवेश करती है, ये भी उत्तर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी कहाँ पर यमुना में मिलती है? तो मुरादागंज में, यूपी में मुरादागंज में चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, इसकी ये सबसे लंबी सहायक नदी है। किस नदी को वन की आशा वाली? देखिए बनास नदी को वर्णासा वर्णासा कहा जाता है, वन की आशा वाली नदी कहा जाता है। साथ ही 3 फैक्ट और इसके लिए, एक खमनोर की पहाड़ी से निकलती है राजवन से, इसके जो बहाव क्षेत्र है उसमें चेती दमसिक गुलाब की खेती की जाती है, और इसके प्रवाह को भूरी मिट्टी का प्रवाह, कई बार ये पेपर में आ चुका है, भूरी मिट्टी का प्रवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामेश्वर के पास चंबल में कौन सी नदी आकर मिलती है? रामेश्वर में, तो रामेश्वर में बनास नदी मिलती है और यहीं पे एक बांध बना हुआ है ईसरदा बांध। अगला क्वेश्चन, मंथा नदी किस झील में गिरती है? ये झील है, जल नहीं है, झील है, झील में गिरती है। डीडवाना, सांभर, पचपद्रा और सांभर, तो ये सांभर है जो मंथा नदी, इसे मैंथा भी कहते हैं, ये नदी इसमें आके गिरती है। 4 नदियाँ जो अपना पानी इसमें लाती हैं, ये पिछली बार पटवारी में पूछा गया प्रश्न है, एक बार बीएसटीसी की प्री परीक्षा में पूछा गया था। और देखिए, किस नदी का जल सांभर नदी में नहीं गिरता? तो खारी, रूपनगढ़, खंडेला और बांडी। तो इसमें से जो 35 का जो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो बांडी नदी है, बांडी का नहीं गिरता है। तो मैंने अभी आपको मैंथा बताया था पीछे, मैंथा आप इन्हें एक पन्ने में लिख लेना, खारी, मैंथा, खारी, रूपनगढ़ और खंडेला, इन नदियों का पानी इसमें आकर के गिरता है। अगला क्वेश्चन, डीडवाना झील जहाँ पर सोडियम व सल्फेट बनाने का संयंत्र है वो है नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लूणकरणसर और पचभद्रा क्रम से किन जिलों में? लूणकरणसर बीकानेर में और पचभद्रा बाड़मेर में, तो इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसवंत झील में स्थित सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है, जबकि छोटा प्यारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्वन झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो ये करवाया था 1662 ईस्वी में। कब करवाया था? 1662 ईस्वी में करवाया था। 39वां का जो क्वेश्चन का जो उत्तर था वो इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनासागर झील का निर्माण 1137 में किसने करवाया था? तो ये करवाया था आना जी ने, इसे अर्णुराज बोलते हैं, अर्णुराज। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दादा थे। अगला क्वेश्चन 40 के बाद क्वेश्चन अगला हो जाएगा 41 में। 41 क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा दौलताबाग सुभाष उद्यान किस झील के किनारे स्थापित करवाया था? अनासागर के। और इसी अनासागर झील के किनारे जहांगीर के जो बेटे थे शाहजहां, उसके द्वारा बारहदरी का निर्माण करवाया गया था। बारहदरी, जो बारहदरी है वो एक प्रकार का नमाज पढ़ने का एक स्थान था। देखो अगला क्वेश्चन है, सिलिसिएट झील किस जिले में स्थित है? तो ये फैक्ट है, अलवर में है, और यहीं पर नटनी का बारा है, नटनी का बारा। अगर चबूतरा की बात कर रहा है तो चबूतरा इसका है पिछोला झील में, नटनी का चबूतरा। अगला क्वेश्चन, कोयला झील किस जिले में है? तो कोयला झील बीकानेर में, यहाँ पे कपिल मुनि का एक बहुत इतिहास प्रसिद्ध मेला पड़ता है। अगला क्वेश्चन, जना सागर झील किस जिले में है? डबलपुर है, जना सागर झील उदयपुर में है। कौन से में है? उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी? ताप्ती, नर्मदा, पेरियार, तो इसमें हो जाएगा नर्मदा नदी। देखिए ये हमारा अब तक 2 चैप्टर हो गए थे, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, और ये चैप्टर होगा जलवायु, 3rd चैप्टर है। देखिए 3rd चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? थर्ड का प्रश्न देखिए, आप एक बार देख लीजिए।
थर्ड चैप्टर है भारत की जलवायु। अपना चैनल है जीके बाय विनोद सर। साथियों, मैं बहुत कम समय में इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है चैप्टर नंबर 3। राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इनके ज़रिए होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनों से। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप चैप्टर के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुएं मानी जाती हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं तो ऋतुएं होंगी 6। कितनी? 6। तो इसमें मैं 6 ऋतुओं के बारे में आपको बता देता हूँ। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत और हेमंत, ये हैं 6। भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 मानी गई है। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो मौसम शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है पवनों की दिशा में उलट जाना या पलट जाना। अगला क्वेश्चन, मावट वर्षा होती है वसंतकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, सामान्य वर्षा। तो ये होगी शीतकालीन। इसे हम पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा और चक्रवातों से होने वाली वर्षा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा किस फसल के लिए अति उपलब्ध यानी लाभकारी है? तो हो जाएगा रबी की फसल, क्योंकि यह सर्दियों में होती है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा किस राज्य में सर्वाधिक होती है? देखिए, उत्तर पूर्वी जो मानसून है ये अक्टूबर नवंबर में लौटता है, और ये जो अपना पूर्वी घाट है जिसे हम कोरोमंडल घाट बोलते हैं यहाँ पे, तो ये आता है तमिलनाडु के अंतर्गत। तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं? देखिए, मालाबार जो तट है वो इधर है, गोवा से लेकर के और कन्याकुमारी तक मालाबार तट है, और यहाँ पर जो है वो आम्र वर्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, काल बैसाखी तूफानी बरसात से प्रभावित होने वाला राज्य। देखिए, ये प्रश्न रीट 2018 में पिछली बार भी पूछा गया है, 2018 में आया था, और इसमें क्या है, इसका उत्तर पश्चिम बंगाल और एक ऑप्शन में असम भी दिया गया था। तो दोनों ही आंसर इसके सही हैं। असम भी अगर आया तो वो भी आपको सही मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, फूलों वाली बौछार किस राज्य में होती है? इस वर्षा से कहवा उत्पादक क्षेत्रों में फूल खिल जाते हैं। तो साथ ही वो होती है कर्नाटक में। देखिए, ऐसी स्थिति में अगर केरल का ऑप्शन भी आता, केरल और कर्नाटक नहीं होता, तो इसका केरल मान लिया जाता, क्योंकि केरल के तटीय क्षेत्र तथा कर्नाटक के पूर्ण भाग में ये फूलों की बौछार होती है। अगर केरल और कर्नाटक दोनों दिए गए हैं तो इसका उत्तर कर्नाटक सही माना जाएगा। क्वेश्चन, भारत की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी, अक्षांश स्थिति, पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा, उच्च स्तरीय वायु संचरण। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थिति को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार। तो भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार ये हैं 4। तो इसमें है शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। अभी हम बात कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार 6 हैं, और भारत सरकार मौसम विभाग के अनुसार कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के कितने प्रतिशत वर्षा शरदकालीन मानसून व चक्रवातों से होती है? तो होती है 10%। कितनी होती है? 10%, जबकि 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाती है। प्राय लू किस दिशा में होती है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम। तो आप ये देख लेना, 40 क्वेश्चन है, 14वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व,
जो पश्चिम से पूरब है वो लू चलती है पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन, किन वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? मानसूनी वन, सदाबहार वन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो अधिकांश भाग तो आता है शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। कितने में, कौन से में आता है? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक गर्म महीना है? तो गर्म महीना है जून का और ठंडा महीना होगा जनवरी का। अगला क्वेश्चन, परंपरागत रूप से राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने भागों में, कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? परंपरागत रूप से की बात कर रहे हैं, तो परंपरागत रूप से इसे बांटा गया है 3 भागों में। परंपरागत रूप से कितने बांटा गया है? ग्रीष्म, वर्षा और शीत। देखिए परंपरागत की बात कर रहा है तो 3 भागों में, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बात कर रहा है तो 4 भागों में, और भारतीय संस्कृति के अनुसार माना गया है तो इसे 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में सामान्यतः वर्षा की मात्रा होती है। ये पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहा है तो यहाँ पश्चिमी मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो खासी में आता है, यहीं पर शिलोंग स्थित है, इसकी राजधानी मेघालय की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी? देखिए दक्षिण पश्चिम तो ये है, दक्षिण, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये दक्षिण पूरब, तो ये तो दक्षिण वाला इलाका है और ये पूरब वाला इलाका है। जब इधर से वर्षा इधर जाएगी तो घटेगी कि बढ़ेगी? तो सीधी सी बात है, घटेगी, कम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ऋतु मानसून के लौटने का काल है? कौन सी जो ऋतु है जो मानसून के लौटने का काल है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। तो किस ऋतु में मानसून लौटते हैं? तो ये लौटते हैं शरद ऋतु में। कौन सी में? शरद ऋतु में। देखना एक बार थोड़ा सा प्रश्न को दोबारा देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और शरद ऋतु। 22 में 3 है तो शरद ऋतु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शरद ऋतु। अगला क्वेश्चन, पी कोटेश्वरम का संबंध है, पी कोटेश्वरम का संबंध मानसून की उत्पत्ति से है, मानसून की उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट स्ट्रीम किस मंडल में चलती है? तो जेट स्ट्रीम है वो किस मंडल में चलती हैं? क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में? क्षोभ में। अगर क्षोभ मंडल नहीं होता तो समताप मंडल इसका सही उत्तर मान लिया जाता। भारतीय संस्कृति के अनुसार कौन सी ऋतु सही सम्मिलित नहीं है? बसंत ऋतु फाल्गुन यानी माघ फाल्गुन, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा ऋतु श्रावण भादव, शरद ऋतु आश्विन कार्तिक, शीत ऋतु मार्गशीर्ष पौष और हेमंत है माघ फाल्गुन। तो इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है ये ठीक नहीं है, 25वां। ये चैत्र वैशाख में आती है। कब आती है? चैत्र वैशाख। ये हिंदी महीने हैं भारतीय संस्कृति के। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन निम्न दाब कहाँ पर बनता है? तो राजस्थान में ग्रीष्मकालीन निम्न दाब कहाँ बनता है? तो वो पश्चिम भाग में, पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में। तो निम्न कहाँ पर बनेगा ये आपको थोड़ा सा समझना है। 26, तो यह पश्चिम भाग में। अगला क्वेश्चन, ये देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर से चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो यह बंगाल की खाड़ी से होने वाले मानसूनों से, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला है, राजस्थान में मानसून पहुंचते हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में और जुलाई के दूसरे सप्ताह में। 28 है, ये हो जाएगा जून के अंतिम सप्ताह में यहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि 5 जून को मुंबई पहुँचते हैं और 10 जून को लगभग झालावाड़ के समथिंग पहुँच लेते हैं, और पूरी तरह से ये राजस्थान में अंतिम जून के महीने में आ पाते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून को कितने भागों में बांटा गया है? जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भागों में 4 भागों में बांटा गया है, अरब सागर और बंगाल खाड़ी। देखिए 29वें में 2 है इसका उत्तर। कितना है? क्षमा चाहेंगे, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून को कितने भागों में बांटा गया? दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन दक्षिण पश्चिमी मानसून को, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो दोनों बंगाल खाड़ी और अरब सागर खाड़ी से मिलकर बने होते हैं, जिनसे देश में, राजस्थान में
लगभग 90% वर्षा हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में शीतकालीन पवनों की सही दिशा। भारत में शीतकालीन पवनों की जो सही दिशा है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो साथियों ये हमारा थर्ड चैप्टर क्लियर हो गया है। अब ये फोर्थ चैप्टर है और चैप्टर है भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा। इसके संबंध में आपको वीडियो को लगातार देखना है और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। अपना चैनल GK बाई विनोद सर देखना एक बार। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना आवश्यक है? ये रखा गई थी सर 33% पर। अगला देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में काली मिट्टी विस्थापित दलदली लावाजन्य, तो ये लावाजन्य मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वन कहाँ पर नहीं पाए जाते? तो देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी बंगाल और असम और तराई वाले प्रदेश, और पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर। देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तो होती है लेकिन पूर्वी ढाल पर नहीं होती है। इसका 4 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वनों की ऊंचाई होती है 30 से 45 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, किन वनों में सघनता के कारण सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं? वो हैं सदाबहार वन। कौन से वन है? सदाबहार वन। देखिए प्रश्न नंबर अगला है 8। 8वां प्रश्न है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर मिलते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में और आबू पर्वतीय क्षेत्र में। तो ये माउंट आबू जो सिरोही है उस क्षेत्र में मिलते हैं। तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इधर पाए जाते हैं शुष्क वन। देखिए सदाबहार वन यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, 200 सेंटीमीटर है। और पतझड़ वन है ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला देखिए, ताड़, नारियल, हेरोटेरिया, राइजोफोरा यानी सोरेनोसिया आदि वृक्ष जो हैं ये किस वन की प्रजाति के हैं? मानसूनी, सदाबहार, ज्वारीय और पर्वतीय वन। ये हो जाएंगे ज्वारीय वन। कौन से वन हैं? ज्वारीय। अगला क्वेश्चन देखना एक बार, यानी यूजेनिया, मिचेलिया, रोडेड्रासा आदि प्रमुख वृक्ष प्रजाति किन वनों के अंतर्गत पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं पर्वतीय वनों में। कौन से वनों में? पर्वतीय वनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का एकमात्र देश जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं वो देश है भारत। कौन सा? भारत। देखिए अगला प्रश्न है, पतझड़ वनों के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी आवश्यक है? तो अभी मैं बात कर रहा था पतझड़ वनों के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर, जबकि सदाबहार के लिए 200 से अधिक, और शुष्क वनों के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, शुष्क वनों की ऊंचाई होती है, जो शुष्क वन है उनकी ऊंचाई होती है 6 से 9 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन वनों को दलदली वन कहा जाता है? तो उत्तर होगा ज्वारीय वन। भारत में सबसे पहली वन नीति कब बनाई गई थी? तो देखिए वन नीति 3 बार बनी थी। एक बनी थी 1894, एक बनी थी 1952 और एक बनी थी 1988। तो जो 88 वाली है वो नवीनतम है और 94 वाली है वो पुरानी है सबसे। तो आप लोग देख लेना, आपका उत्तर मिल गया होगा आपको। 1894, 94। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कब वन नीति लागू हुई थी? तो 1952 में। इस समय ये फोकस रखा गया था कि पृथ्वी के लगभग 33% क्षेत्र में वन होने आवश्यक हैं, लेकिन अब 24.1 यानी थोड़ा बढ़ गया होगा, 1-2 पॉइंट इतना ही था जनगणना 2011 के अनुसार। निम्न में से कौन सा लक्ष्य नवीन वन नीति का है? तो पर्यावरण स्थिरता, वनस्पति एवं जीवों जैसे प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना, जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इसका सभी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की नवीनतम वन नीति कब घोषित की गई थी? तो इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ 1988 में।
देखिए एक और अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसका 2 उत्तर हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण पर्वतीय वन। देखिए ये सभी जो प्रकार हैं ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के हैं। शुष्क सागवान, सालर, धौंक वन, पलाश वन, बांस के वन, बबूल के वन, खैर के वन और मिश्रित पर्णपाती वन। देखिए साथियों मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, पलाश के वनों को यानी इनमें से कौन सा वन है जिसे फागुन का पाहुन, किंसुक तथा जंगल की आग ज्वाला के नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन कहाँ बनाया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन तो बनाया गया स्विट्जरलैंड में। अच्छा प्रश्न आ सकता है प्रश्न रीट में। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो ज्वारी वनों को सुंदरी वृक्ष भी बोलते हैं, दलदली बोलते हैं इनको। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पंछी कौन सा है? तो हो जाएगा गोंडावन। देखिए इसके लिए 2 फैक्ट हैं, आपको ये समझना है। अगर यहाँ पे ऊँट होता ना ऊँट, तो इसका उत्तर ऊँट मान लिया जाता, क्योंकि एक तो है राज्य पशु और एक है वन्य जीव राज्य पशु। वन्य जीव में तो आता है ये क्या नाम है, ये कह रहा है ये सॉरी ये कह रहा है राजस्थान का राज्य पंछी कौन सा है? तो राज्य पंछी हो जाएगा घोड़ावन। कौन सा हो जाएगा? घोड़ावन। अगला देखिए, जलयान एवं फर्नीचर उद्योगों में किस प्रकार के वनों की लकड़ी उपयुक्त मानी जाती है? सदाबहार वन, पतझड़ वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय वन। उत्तर हो जाएगा इसका पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं काजीरंगा में। पर आपको ये सब पढ़ने हैं क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में आता है और ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में और काइबुल लमजो राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में आता है। ये सभी ठीक हैं, लेकिन इसमें उत्तर जो है इसका है काजीरंगा हो जाएगा। निम्न में से सम्मिलित नहीं है तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पालूम राष्ट्रीय उद्यान बिहार, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। जो नंदनकानन जो अभ्यारण्य है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा यह नहीं है। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो शांत वैली या शांत घाटी जिसे कहा जाता है वो केरल में है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव विश्व में का कुल कितना प्रतिशत है? तो वह 13%। अगला क्वेश्चन, कुर्जा पंछी का प्रमुख केंद्र है जोधपुर का खींचन गांव। कौन सा? खींचन गांव। कई बार ये दे देता है तो खींचन गांव। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ताल छापर चूरू, रामगढ़ बिजदारी वन कोटा, कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, माउंट आबू सिरोही, सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़ जो भी है। तो चित्तौड़गढ़ हो तो तब भी चलेगा, प्रतापगढ़ हो तो तब भी चलेगा, उदयपुर में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। लेकिन जो इसका सही उत्तर नहीं है वो है सेकंड वाला कि रामगढ़ बिजदारी जो अभ्यारण्य है वो कोटा में नहीं है, ये कहाँ पर है? बूंदी में। अब देखिए 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जमाव रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर, बंद बैराठ अलवर, केला देवी अभ्यारण्य करौली और टाटगढ़ रावल अभ्यारण्य अजमेर। देखिए साथियों बंद बैराठ जो है ये अलवर में नहीं है, ये कहाँ पर है? भरतपुर में है, भरतपुर, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत सूची में शामिल कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियन सारस के लिए विश्वविख्यात है? तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको 2 फैक्टों पर आप मुझे कमेंट करना है। एक तो केवलादेव की स्थापना कब हुई थी, ये कब अभ्यारण्य बना था और कब इसे विश्व की विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ये सामान्य फैक्ट था, कई बार पेपर में आता भी प्रश्न। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय वानस्पतिक केंद्र कोलकाता, पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर और राष्ट्रीय यानी भारतीय वन अनुसंधान
संस्थान बीकानेर। तो साथियों ये बीकानेर में नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कहाँ पर है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण चेतना का प्रथम लिखित दस्तावेज अर्थवेद का भूमि सूक्त है। अर्थवेद का भूमि सूक्त अगर आता है तो ध्यान रख लेना इस प्रश्न को। रचना विधि के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो रचना विधि के आधार पर मिट्टी के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? रचना विधि के आधार पर 2 प्रकार, स्थानीय और विस्थापित। अगला क्वेश्चन, काली या लावाजन्य मिट्टी के संबंध में सही कथन है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस और जीवाश्म की अधिकांशता रहती है। इसमें पोटास व चूने का अंश अधिक रहता है। फास्फोरस की मात्रा कम। देख, काली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम होती है, बिल्कुल ठीक बात है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें दरार पड़ जाती हैं, काफ़ी इसकी विशेषताएं। तो ये सभी इसको उत्तर ठीक है। आंसर देखिए, कांप मृदा को भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 पुरातन कांप, नूतन कांप और नूतनतम कांप। कांप मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, नूतन कांप मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो ये शिवालिक गिरिपथ में, हिमालय गिरिपथ में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। तो ये यहाँ पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर कांप मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक रहती है किंतु चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास एवं जीवाश्म की कमी रहती है? तो वो लेटेराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट। ये चाय चीनी वाली चाय और कॉफ़ी वाली जो मिट्टी है ये मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टियों को रंग, गठन, उपज, ऊर्जापन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 6। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। 1 2 3 4 5 6। देखिए मैं बता देता हूँ, ये 6 पार्ट हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, लाल पीली मिट्टी 2, लेटराइट 3, मिश्रित लाल व काली मिट्टी 4, काली मिट्टी 5 और कछारी मिट्टी। ये 6 इसके प्रकार हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी किन चट्टानों के विखंडन से बनती है? ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस। सभी उत्तर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती का पठार किस प्रकार की मिट्टी का पठार है? तो स्पष्ट है, काली मिट्टी का है, क्योंकि मिश्रित लाल व काली मिट्टी भी अपने आप में एक मिट्टी है। ध्यान रखें, तो काली मिट्टी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर और धौलपुर के बीच में पाई जाने वाली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी और कछारी मिट्टी। तो ये मिट्टी होगी कछारी। कौन सी मिट्टी है? कछारी। देखिए साथियों, अपना जो चैनल है उसका नाम है जीके बाई विनोद सर। अब देखिए, आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी मूंगफली, गन्ने आदि की कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती है? और वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। देखिए मैं उस समय समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर यहाँ ऊँट होता, क्या होता? ऊँट दिया होता, ऊँट, तो वो इसका उत्तर सही माना जाता 100%। लेकिन 2 प्रकार का प्रश्न आ सकता है, राज्य वन्यजीव पशु। अब राज्य वन्यजीव पशु की बात कर रहा है तो 100% इसमें चिंकार आएगा। अगर बात कर रहा है आपसे राज्य पशु, तो वहाँ ऊँट इसका 90% उत्तर सही होगा। राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? तो ये खिचड़ी वृक्ष को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते हैं। और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। 2 वाला उत्तर हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय रणथंभौर उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा। तो ये हो जाएगा सवाई माधोपुर, भरतपुर और कोटा। देखिए साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और आने वाली वीडियो आपको लाभकारी होंगी। हम आगे आने वाले समय में कई प्रकार की और वीडियो डालने वाले हैं आपको, जो आपके एग्जामों में, राजस्थान के सभी एग्जामों में आपको मदद करेंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए वेरी वेरी धन्यवाद।